स्वास्थ्य विषयों पर आपसे जानकारी साझा करते हैं। बाल्यावस्था कैंसर करता हूँ आशा संवाद के इस आज हम यहाँ पर एक बहुत संवेदनशील लेकिन उतना ही बहुत जरूरी विषय सर और उससे जुड़ी हुई हमारी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ दृढ़ संकल्प होकर के पूरी शक्ति और ताकत के साथ में इस मिशन को पूरा करें। में रहती हैं, चाहे उनका टीकाकरण हो, चाहे उनके आयरन फोलिक एसिड सिरप का सेवन हो, मिलकर बच्चे को केंद्र बिंदु में रखते हैं और कैंसर के इलाज में संपूर्ण यात्रा में बच्चे के हित। किसी भी बच्चे में कैंसर के संकेत दिख रहे हैं, गांठ वाला कैंसर और दूसरा खून वाला कैंसर, देखें उसके बाद समझें। माँ बाप को बताना है कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। पाटिल उससे लगातार संपर्क स्थापित करते हुए उसकी स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करते, मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता बताई। गर्भवती और परिजनों को दीनदयाल एम्बुलेंस सेवा से। पर्यवेक्षक का प्रश्न है कि जो आशा अशिक्षित है, उस आशा की डायरी आशा पर्यवेक्षक कब तक लिखेगी? कोई समाधान? नर्मदापुरम तहसील खंड हर सप्ताह के हिसाब से भरना है प्रत्येक माह। तो जिला सीहोर आता है अगर ऑपरेशन के पश्चात भी अगर उसके किसी भी संदिग्ध लक्षण को आप सभी को नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोग के लिए बाल अवस्था कैंसर जो है इसमें क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या लक्षण हैं और कैसे इससे बचे, इसके विषय में विभिन्न जानकारी है और साथ में आशाओं के और आशा फैसिलिटेटर के कई प्रश्न हैं उसे भी शामिल किया गया है और इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो विशेषज्ञ के द्वारा आप लोग को प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और यह बाल अवस्था कैंसर के बारे में आप सभी को जानना ज़रूरी है। यह जानकारी सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, यह अपने कम्युनिटी में अपने आशा और सभी महत्वपूर्ण जो संबंधित हैं उसे शेयर करने की ज़रूरत है ताकि समय रहते बाल कैंसर से सबको जानकारी प्राप्त हो सके और सावधान और उपचार कर सकें और महत्वपूर्ण जिंदगियां बचाया जा सके। तो चलिए दिखाता हूं मैं पूरे वीडियो पूर्ण जानकारी एक साथ। एक विषय है बाल्यावस्था कैंसर। बाल्यावस्था में होने वाला कैंसर दुर्लभ अवश्य है, लेकिन यदि इसकी पहचान समय रहते हो जाए तो इसका उपचार संभव है और बच्चे स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस विषय पर विशेष संदेश देने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आशीष सक्सेना, उप संचालक NCD को। आपका बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आशा संवाद के इस विशेष एपिसोड में। आज हम यहाँ पर एक बहुत संवेदनशील लेकिन उतना ही बहुत जरूरी विषय लेकर के आए हैं, बच्चों में होने वाला कैंसर और उससे जुड़ी हुई हमारी क्या सामूहिक जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए परिवारों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना आज पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी हो गया है और ये हमारी और आपकी सभी लोगों की सामूहिक और नैतिक जिम्मेदारी है। जैसा कि हमें पता है कि कैंसर किसी एक खास उम्र की बीमारी नहीं है, ये बच्चों में भी हो सकता है, किशोरों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर 3 मिनट में कहीं ना कहीं किसी न किसी एक बच्चे को पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कैंसर हो रहा होता है और पूरी दुनिया में लगभग 3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इस बीमारी से हर वर्ष पीड़ित होते हैं और अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 50,000 बच्चे जो है इस बीमारी से हर वर्ष जो है पीड़ित होते हैं। लेकिन आपको जानकर के ये खुशी होगी कि इस भयानक त्रासदी का एक उजला पहलू भी है, एक सकारात्मक पहलू भी है कि अगर बच्चों में कैंसर के लक्षण जो हैं हम समय पर पहचान लें और उनका इलाज हम समय पर शुरू कर दें तो लगभग 70 से 95% बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। यानी अगर उनको कभी कैंसर हुआ भी है तो फिर बाकी पूरी ज़िंदगी जो है वो कैंसर फ्री होकर के बिताते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ क्या है कि समय पर पहचान होना बहुत ज़रूरी है। सो कैंसर से लड़ाई ज़रूरी है लेकिन ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि 0 से 19 साल तक के बच्चों में होने वाले कैंसर के क्या लक्षण होंगे, उनकी कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे हम उनको सही समय पर जो है रिफ़र कर सकें और सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ी बात कि इसमें आशा कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, क्योंकि आप ही वो पहली कड़ी हैं जो परिवार और स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच में एक ब्रिज बनाती हैं, एक सेतु बनाती हैं। एक माँ की चिंता को आप समझ सकती हैं, एक पिता की उम्मीद को आप समझ सकती हैं और एक बच्चे की खामोश तकलीफ को अगर कोई समझ सकता है एक महिला होने के नाते तो वो आप ही समझ सकती हैं।
तो आपकी एक सही पहचान, आपका एक सही समय पर किया गया रेफरल किसी एक पूरे बच्चे की जिंदगी को संवार सकता है, उसको बचा सकता है, वो पूरी जिंदगी जो है एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन कर सकता है। तो फरवरी माह का महीना 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है और ये हमें याद दिलाता है ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि हम सभी लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आज हम सब लोग मिलकर के ये संकल्प लेंगे कि कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी की कमी या देर से पहचान की वजह से अपना भविष्य ना खोए, अपनी जिंदगी को ना खोए। हम एक उम्मीद बने, हम एक आवाज बने, हम एक वो सहारा बने जिसकी हर बच्चे को जरूरत है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आशा कार्यकर्ता इसमें दृढ़ संकल्प होकर के पूरी शक्ति और ताकत के साथ में इस मिशन को पूरा करेंगे। धन्यवाद सर, आशाओं को इस विषय पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बाल्यकाल में होने वाले कैंसर पर जानकारी, जिसमें हम देखेंगे कि बाल्यकाल में होने वाले कैंसर की पहचान कैसे करें। सभी आशा कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। आज के एपिसोड में हम जानेंगे बाल्यावस्था या बचपन के कैंसर के संकेतों को कैसे हम पहचान सकते हैं और उसका निदान की आगे की प्रक्रिया क्या है। बाल्यावस्था के कैंसर के संकेत दिखने में तो बहुत सामान्य रहते हैं, लेकिन अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया जाए तो धीरे धीरे यही सामान्य संकेत असामान्य संकेतों में बदल जाते हैं और एक गंभीर बीमारी कैंसर के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो आशा कार्यकर्ताएं हमारे समुदाय में बच्चों के बीच में रहती हैं, चाहे उनका टीकाकरण हो, चाहे उनके आयरन फोलिक एसिड सिरप का सेवन हो या अन्य बाल आधारित सामुदायिक सेवाओं में आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग और समुदाय के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाती हैं। तो आज हम बाल्यावस्था या बचपन के कैंसर के संकेतों के विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बचपन के कैंसर का इलाज अब पूरी तरह संभव है। हमारे देश में 70 से 90% बच्चे कैंसर से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के बच्चों का इलाज अब मध्य प्रदेश में संभव है। यह संभव तभी हो सकता है जब समय पर पहचान, सही जांच एवं इलाज कराया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बचपन के कैंसर के इलाज की एक पूरी श्रृंखला है: पहचान, निदान, रेफर, उपचार एवं निरंतर देखभाल। साझाकरण बच्चे को कैंसर से बचाने के लिए किया जाने वाला पूरा प्रयास है। साझाकरण के इस प्रयास में अस्पताल, चिकित्सक, आशा कार्यकर्ता, सरकार, गैर सरकारी संगठन एवं उपचार सामूहिक रूप से मिलकर बच्चे को केंद्र बिंदु में रखते हैं और कैंसर के इलाज में संपूर्ण यात्रा में बच्चे के हित, परिवार के हित का पूरा ध्यान देते हुए कैंसर से बच्चे का इलाज पूर्ण करवाते हैं। साझाकरण करते हैं कि बच्चे को समय पर पहचान, जांच, इलाज एवं इलाज के बाद भी बच्चे समेत उसके परिवार को पूरा सहयोग पूरी तरह से बच्चे के स्वस्थ होने तक मिलता रहे। बचपन का कैंसर दुर्लभ होता है, मामले कम होते हैं, लेकिन आशा कार्यकर्ता द्वारा समय पर की गई एक पहचान एक बच्चे के संपूर्ण जीवन को बचाने का काम करती है। इस तरह से आशा कार्यकर्ता और कैंसर की बीमारी के बीच में करती है। आशा दीदी जागरूकता को, स्वास्थ्य संदेशों को समुदाय से जोड़ने का काम करती है। आशा को इलाज नहीं करना है, डराना नहीं है, किंतु समय पर पहचान में अपना पूरा योगदान देना है। आशा दीदी की भूमिका पहचान में, रेफर करने में, इलाज में और इस कैंसर की संपूर्ण यात्रा में परिवार को और उस बच्चा कार्यकर्ता डर मिटाती हैं, उम्मीद जगाती हैं। अगर आपको लगे कि किसी भी बच्चे में कैंसर के संकेत दिख रहे हैं तो बाल कैंसर के संबंध में राज्य की हेल्पलाइन 104 अथवा हेल्पलाइन नंबर 837-000-1226 पर त्वरित रूप से संपर्क करके सहयोग लेना है। यह महत्व एक नंबर नहीं है, यह नंबर जुड़ा हुआ है एक सामाजिक कार्यकर्ता से जिसने बचपन के कैंसर के इलाज की यात्रा को पूरी तरह से एवं परिवार का पूरा सहयोग करते हैं। बच्चे का सही समय पर पहचान, सही इलाज, सही अस्पताल, सही पोषण, सही सरकारी आर्थिक रूप की सहायता एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग भी किया जाता है एवं परिवार को यह एहसास दिलाया जाना है कि आप अकेले नहीं हैं। आइए अब सीखते हैं कि पहचानना क्या है। बाल कैंसर मुख्यतः 16 प्रकार का होता है,
इसे हम मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक गांठ वाला कैंसर और दूसरा खून वाला कैंसर, जिसे हम क्रमशः लिम्फोमा एवं ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। बच्चों में कैंसर के संकेतों को जल्दी पहचानना आवश्यक है। बच्चों में कैंसर के संकेतों को जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ, सूजन जो दर्द रहित, ज्वर रहित या संक्रमण रहित हो तो यह भी एक कैंसर का संकेत माना जा सकता है। अकारण हड्डियों में दर्द एवं सूजन का होना, सुबह के समय लगातार तेज सर दर्द एवं उल्टी होना, आंखों में बदलाव, पुतली का सफेद होना, तिरछापन होना, आंखों में सूजन या आंखों में टेढ़ापन होना, तिरछा दिखाई देना, पेट में सूजन, अकारण बुखार, वजन में निरंतर कमी, सांस का फूलना, खांसी आना, रात में पसीने आना भी कैंसर का एक संकेत हो सकता है। खून की कमी, निरंतर खून का रिसाव और हड्डियों में सामान्य पीड़ा बने रहना भी बाल कैंसर का एक संकेत है। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हम पूछें, फिर देखें, उसके बाद समझें और उसके बाद रेफर करें। बाल कैंसर के लक्षण किसी बच्चे में उसे दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले उसे निकटस्थ CHO या एनएम से संपर्क करना है। इसके अलावा वो राज्य स्वास्थ्य बाल कैंसर हेल्पलाइन नंबर 104 एवं 83700012226 पर सीधे संपर्क करके भी सहयोग ले सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में कैंसर के लक्षण दिखाई देने पर आशा कार्यकर्ता एवं आशा सुपरवाइजर की भूमिकाएं क्या है। हमें लक्षण को पहचानना है और लक्षणों के पहचान में आने पर त्वरित रूप से अभिभावक को सूचित करना है। निकटस्थ स्वास्थ्य संस्था में संदिग्ध केसों को रेफर करना है। हमें माँ बाप को बताना है कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, घबराएं नहीं, डरे नहीं और कैंसर का इलाज करने में किसी तरह की कोई देरी, शर्म या डर के कारण नहीं करना है। हमें परिवार को इलाज शुरू होने के बाद लगातार फॉलो अप करें ताकि कोई भी बच्चा इलाज से सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के बारे में जानकारी दें एवं दस्तावेज पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करें। टीकाकरण शिविर, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में ध्यान दें कि कोई बच्चा किसी के शरीर में अगर असामान्य रूप से कोई गांठ है, आंखों में बदलाव है, वजन में निरंतर कमी है, लगातार खून का रिसाव है, बाल्यावस्था के कैंसर संबंधी किसी भी लक्षण होने पर ध्यान दें एवं उसे तत्काल रेफर करें। जन आरोग्य समिति, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, साथ ही समुदाय आधारित होने वाली स्वास्थ्य की बैठकों में बाल्यावस्था कैंसर के बारे में जागरूकता अवश्य पहुंचाएं। किसी भी स्थिति में आवश्यकता हो तो राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 या 83700012226 पर त्वरित रूप लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए और तुरंत स्वास्थ्य संस्थान में रेफर किया जाए तो बच्चों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है। आशा कार्यकर्ता श्रीमती वंदना पाटिल की, जिसने विपरीत परिस्थिति को एक गर्भवती के पक्ष में बदल दिया। दिल्ली खेत गांव की खेतग्राही गर्भावस्था के 5वें महीने में मजदूरी के लिए गुजरात चली गई थी। आशा वंदना पाटिल उससे लगातार संपर्क स्थापित करते हुए उसकी स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करते रही एवं उसे वहां के सरकारी अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच कराने के लिए प्रेरित करती रही। प्रसव की संभावित तिथि नजदीक आने पर उसे गुजरात में ही अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों और अपनी सुरक्षा की चिंता के कारण गर्भवती पति के साथ अपने गांव लौट आई। गर्भवती के लौटने वाले दिन आशा ने CHO श्रीमती गायत्री अलावा और ANM श्रीमती शानू बामनिया को सूचना दी। CHO और ANM उसी दिन गर्भवती के घर पहुंची और जांच की। जांच में पैरों में अत्यधिक सूजन और BP बढ़ा हुआ पाया। यह उच्च जोखिम गर्भावस्था के स्पष्ट संकेत थे। आशा, CHO एवं ANM ने गर्भवती
और उनके परिवार को तत्काल अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा, लेकिन परिवार तैयार नहीं हुआ। इसके बाद आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम के लगातार परामर्श देने व गर्भवती के खतरे की स्थिति का ब्यौरा देते हुए दबाव बनाने से परिवार पानसेमल चिकित्सालय जाने के लिए सहमत हो गया। पानसेमल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता बताई और बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया। परिवार बड़वानी जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ और घर पर ही प्रसव करा लेने की बात कही। आशा कार्यकर्ता और सीएचओ ने घर पर प्रसव के जोखिम के बारे में तथा मौजूदा 2 बच्चों के लिए हितग्राही के जीवन के महत्व को समझाया। गर्भवती के जान के खतरे को देखते हुए परिजन बड़वानी जाने को तैयार हुए। बड़वानी जिला अस्पताल में प्रारंभिक उपचार शुरू किया गया, लेकिन गर्भवती का रक्तचाप नियंत्रित नहीं हो रहा था और इस स्थिति में सर्जरी असुरक्षित थी, अतः उसे एमवाय अस्पताल इंदौर रेफर किया गया। परिजन अपनी पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों की वजह से आनाकानी करने लगे और वापस पानसेमल आ गए। आशा ने हिम्मत न हारते हुए एक वैकल्पिक मार्ग खोजा। एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से पानसेमल सीएचसी से नेटवर्क आधारित रेफरल का उपयोग करते हुए गर्भवती और परिजनों को दीनदयाल एम्बुलेंस सेवा से महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला अस्पताल भेजने की व्यवस्था कराई। यहाँ गर्भवती का सफल ऑपरेशन हुआ और 2.4 किलोग्राम वजन का शिशु पैदा हुआ। यह पूरा घटनाक्रम हमें यह बताता है कि आशा की इच्छा शक्ति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उसे सीमाओं से परे काम करने में सक्षम बनाती है। यह साबित कार्यों का सशक्त प्रमाण है। तो ये कहानी प्रश्नों का समाधान करेंगे। नमस्कार सर, प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है। एक आशा पर्यवेक्षक का प्रश्न है कि जो आशा अशिक्षित है, उस आशा की डायरी आशा पर्यवेक्षक कब तक लिखेगी? कोई समाधान बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ। जो आशा कार्यकर्ता जो लिखने में सक्षम नहीं है, वो अपने घर के सदस्य जो लिखना पढ़ना जानते हैं उनकी मदद से डायरी भर सकती हैं, या वो ये भी कर सकती हैं कि उनके आस पड़ोस में अगर कोई किशोर किशोरी हैं जो इस काम में उनकी मदद कर सके, उनकी भी सहायता ले सकती हैं। परंतु हम जैसे जानते हैं कि आशा डायरी एक रिकॉर्ड ही नहीं है, एक आपके कार्य को ये दर्शाता भी है, इसलिए इसे भरना बहुत उपयोगी है। तो मैं आशा करता हूँ पर्यवेक्षक बहनें भी इसमें आशा कार्यकर्ता का सहयोग कर सकती हैं। एक आशा का सुझाव है कि आशा डायरी बनाते समय थोड़ा सा कॉलम और बड़ा कर दे। साथ ही एक आशा कल्पना चौरे का कहना है कि आशा डायरी में जो एएनसी पंजीयन वाला पेज में कॉलम बहुत छोटे हैं, जिसमें एएनसी की पूर्ण जानकारी भरने में दिक्कत होती है। एएनसी पंजीयन के कॉलम बढ़ाने की जो कॉलम को बड़े करने की जो बात हो रही है, मुझे लगता है हमने पिछले संवाद में भी ये बात करा था कि बहुत सारे जो कॉलम हैं उसमें संख्या लिखनी है, तो उन कॉलम को तो बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, बट कुछ ऐसे कॉलम जिसमें हमको कुछ लिखना होगा, जैसे कि आप एएनसी पंजीयन की बात कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके कॉलम को थोड़ा बड़ा किया जाए। जिला नर्मदापुरम तहसील पिपरिया ग्राम मटकुली की आशा रजनी अहिरवार का सुझाव है कि आशा डायरी में ड्यू लिस्ट के पेज की संख्या बढ़ाई जाए। आशा ड्यू लिस्ट का बात हुआ है कि जो ड्यू लिस्ट के पन्ने बनाए जाएं, तो आप देख सकते हैं कि आशा डायरी में हमने 12 ड्यू लिस्ट के पन्ने दिए जो कि हर माह को दर्शाता है। तो वो माहवार और ये देखा अगर एक आशा कार्यकर्ता है तो उसके पास ड्यू लिस्ट में कितने बच्चे गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं और अन्य सेवाओं देने के लिए होंगे, उस हिसाब से प्रत्येक एक पन्ने में उतनी जगह दी गई है, उतनी संख्या दी गई है कि सभी लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट बनाई जा सके। जिला मंडला ब्लॉक बिछिया ग्राम ककरिया की आशा पूर्णिमा सोनवानी का प्रश्न है कि आयरन सिरप वाले फॉर्मेट में चारों खंडों में भरना है या एक। साथ ही उनका सुझाव है कि डायरी में जल शुद्धिकरण का प्रपत्र भी रखा जाए। उनसे इस संबंध में पूछा जाता है कि डिजिटल शुद्धिकरण कब किया, तो उसकी जानकारी लिखकर रखना होता है। आयरन सिरप वाले फॉर्मेट में अगर आप देख सकते हैं तो उसमें चार खंड के बजाय 5 खंड दिए गए हैं। तो ये इसके पीछे की सोच ये थी कि किसी महीने में 5 सप्ताह भी हो सकते हैं, तो हमको हर खंड हर सप्ताह के हिसाब से भरना है प्रत्येक माह। तो अगर किसी महीने में 4 हफ्ते हैं तो 4 खंड भरे जाएंगे, अगर किसी माह में 5 हफ्ते आते हैं तो वो 5 खंड भरे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको गाइडलाइन भी अच्छे से पता होगी। गाइडलाइन ये बोलती है कि 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो ये आयरन सिरप 1 ml पिलाना है, वो प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को भोजन उपरांत पिलाया जाना है।
जो ये बात हो रहा है कि जल शुद्धिकरण और अन्य सेवाओं के लिए भी कोई प्रपत्र होना चाहिए, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे और संबंधित विभाग से बात करके किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए उस फॉर्मेट पर चर्चा कर उसको फाइनल कर आशा डायरी का हो सकेगा तो अगले वर्ष की आशा डायरी का उसका पार्ट बना दिया जाएगा। धन्यवाद। मानपुर करा पाती है, वो 2 बच्चों पर लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? दूसरी संतान के पश्चात महिला 42 दिन के बाद वह अपना नसबंदी ऑपरेशन करा सकती है और इस ऑपरेशन के बाद उसके बाद जब भी उसकी माहवारी आएगी उसके पश्चात ही उसे नसबंदी प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वह लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा उठा सकती है। जिला नसबंदी ऑपरेशन एक बार हो चुका है, यह एक स्थायी साधन है, इसलिए ऑपरेशन खुलवाकर बच्चे पुनः गर्भवती होने की संभावना काफी कम होती है, अतः यह निर्णय काफी सोच समझकर लिया जाना चाहिए। के बाद भी महिला दोबारा प्रेग्नेंट क्यों हो जाती है? कुछ प्रकरणों में जैसा कि